स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का साइंस टर्म 2 की एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं। तो उसमें आज देखेंगे 16 चैप्टर वायु एवं जल प्रदूषण। इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि टर्म 2 में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वायु प्रदूषण क्या है, पहला क्वेश्चन कह सकता है। तो वायु में बाहर से अवांछित पदार्थों के आने या पहले से उपस्थित अवयवों की मात्रा बढ़ने से जब हानिकारक प्रभाव पड़ने लगता है तब कहा जाता है कि वायु प्रदूषित हो गया है ना। यानी वायुमंडल में कोई अवांछित पदार्थ यानी हानिकारक पदार्थ का मात्रा बढ़ जाए, कहीं से आ जाए, या पहले से मौजूद हानिकारक पदार्थ का मात्रा बढ़ जाए जिससे वायु जो जिसका हानिकारक प्रभाव पड़े है ना, तो उसको बोलते हैं वायु प्रदूषण। वायु के मुख्य घटक क्या क्या है? तो वायु के मुख्य घटक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन है। तो ये सब क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे जो कि 5 मार्क्स के लिए पूछेगा। प्राथमिक प्रदूषण के 2 उदाहरण बताना है। तो प्राथमिक प्रदूषण बोलते हैं ज्वालामुखी का उदाहरण बोला है, तो उदाहरण इसका हो जाएगा ज्वालामुखी के विस्फोट से निकलने वाला राख एवं धुआं। प्राथमिक प्रदूषण है, ज्वालामुखी डायरेक्ट वो हो रहा है, नेचुरल है, और उससे जो राख और धुआं निकल रहा है वो प्राथमिक प्रदूषण कहलाएगा। और ये राख और धुआं किसी और गैस से रिएक्शन करके जब कोई दूसरा प्रदूषण बनाता है तो उसको द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं ना, यानी दूसरा प्रदूषक। और प्राथमिक प्रदूषक यानी कि शुरुआत, पहला। तो पहला ज्वालामुखी फटा तो वहाँ से जो गैस निकला या जो भी राख धुआं निकला वो प्राथमिक प्रदूषक। कोयला और तेल को जलाते हैं तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उत्पन्न होता है, वो भी प्राथमिक प्रदूषण है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कुछ और कार्बन मोनोऑक्साइड सब निकलेगा, तो ये सब फिर किसी और से रिएक्शन करके जब कोई नया चीज़ बन जाता है, नया प्रदूषण बन जाता है, तो उसको द्वितीयक प्रदूषक कहेंगे। ठीक है, लेकिन प्राथमिक का बात किया है तो ज्वालामुखी एक हो गया और दूसरा कोयला या तेल जलाने से जो धुआं निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो हो जाएगा। 2 एग्जाम्पल इसका। कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? तो हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से हो रहा है। ठीक है, तो चैप्टर ना पढ़े हो तो एक बार पढ़ लीजिएगा, पूरा चैप्टर समझाए हैं, यहाँ तो बस क्वेश्चन आंसर समझा रहे हैं। ठीक है, विश्व तापन किसे कहते हैं? तो बढ़ते हुए पौधाघर प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पृथ्वी के ताप का बढ़ना विश्व तापन कहलाता है ना। तो पौधाघर प्रभाव बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसके कारण पृथ्वी जो है उसका तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो इसी को विश्व तापन कहते हैं। सीएनजी और एलपीजी का विस्तृत नाम। तो सीएनजी का हो जाता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक, उसके बाद एरोसोल क्या है? तो एरोसोल ये वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को एरोसोल कहते हैं ना। तो क्या है ये? तो वायुमंडल में जो सूक्ष्म ठोस या तरल कण है का बादल है वही एरोसोल होता है। यानी ना यह पूरी तरह से गैस होता है ना लिक्विड होता है, ये सूक्ष्म छोटा छोटा कण के रूप में होता है जो कि ज़्यादातर एसी, फ्रिज ये सब से निकलता है। उसके बाद लघु उत्तरी यानी 3 मार्क्स का देखते वो जितना था वो 2 मार्क्स में पूछ सकता है, 3 में पूछ सकता है। और ये सब जो क्वेश्चन अभी देख रहे हैं लघु उत्तरी, ये भी 3 मार्क्स में पूछेगा। तो पेयजल के अशुद्ध होने से क्या क्या परेशानियां हो सकती है? तो पेयजल के अशुद्ध होने से यानी पीने वाला पानी को अशुद्ध होना, खराब होने से प्राणियों के लिए तरह तरह की परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, जैसे हेपेटाइटिस, गले की बीमारी, पाचन तंत्र की बीमारी, त्वचा तथा नेत्र रोग इत्यादि। ये सारी बीमारी हो सकती है अगर पानी प्रदूषित हो जाए, अशुद्ध हो जाए। ठीक है, मानव जनित प्रदूषक क्या है? इनके 2 उदाहरण। मानव जनित यानी इंसान के क्रियाकलापों से निकलने वाला प्रदूषक। ठीक है, तो वाहन जैसे गाड़ी, कल कारखानों से निकलने वाले धुएं, जीवाश्म ईंधनों, कोयला, तेल, गैस के पूर्ण और अपूर्ण दहन, ताप विद्युत संयंत्र आदि के कारण वायुमंडल में विषाक्त गैसें मिल जाती है। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक आदि भी गंभीर वायु प्रदूषक है। उदाहरण धुआं, धूल के कण, विभिन्न गैस, है ना। यानी कि क्या है, इंसानी करतूत से जो वायु प्रदूषण हो रहा है, जैसे वाहन, गाड़ी इंसान का है, देन इंसान चला रहा है, इंसान बना रहा है, कल कारखाना ये सब इंसानी। तो इंसानी जो भी क्रियाकलाप है उससे जो प्रदूषण हो रहा है उसी को मानव जनित प्रदूषण कहते हैं, चाहे तो वो वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो या पृथ्वी मिट्टी प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। अगला प्रश्न, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्यों नुकसानदेह है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है एक विषैली गैस है, जहरीली गैस है जो श्वास के द्वारा शरीर में पहुंच जाती है। सांस लेते हैं और अंदर चले गया। अब ये क्या करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को कम कर देता है। रक्त का काम है का ऑक्सीजन को पूरा शरीर में पहुंचाना। अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड घुस जाता है
ऑक्सीजन की जगह, तब क्या करता है कार्बन मोनोऑक्साइड ले ब्लड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर के पूरा शरीर में चल जाता है। इसलिए पूरा शरीर ये हो जाने लगता है, अकबकी लगने लगता है, ठीक है, दम घुटने लगता है। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के लिए घातक है। ऑक्सीजन की जो कमी है वो शरीर के लिए तो घातक है, काहे कि 1 मिनट 2 मिनट भी ऑक्सीजन ना मिले तो ख़त्म इंसान, है ना। तो अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड को ग्रहण करने से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो कारण यही है कि ऑक्सीजन जो ब्लड का काम है ऑक्सीजन ढोना, वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के चल जाता है, ऑक्सीजन को नहीं ले जा पाता है ना। यानी शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, श्वसन की क्रिया बाधित हो जाती है, इसलिए अकबकी और ये दम घुटने लगता है और ज़्यादा देर रहने से मृत्यु भी हो सकती है। विश्व तापन क्यों हो रहा है, इसका क्या हानियाँ हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड के निरंतर वृद्धि से पौधा घर प्रभाव या विश्व तापन में वृद्धि हो रही है। इसके कारण ध्रुवीय हिमखंडों का पिघलना, इससे क्या हो रहा है, ध्रुवीय हिमखंड जो है बर्फ़ का पहाड़ सब बड़ा बड़ा वो पिघल रहा है, जिससे समुद्र का जल स्तर वृद्धि हो रहा बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये सब समस्याएं उत्पन्न हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बन सकता है ओजोन परत के क्षय से क्या नुकसान हो सकता है। तो ओजोन परत के क्षय से मनुष्य में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि रोग उत्पन्न होते हैं। इससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी बुरी तरह से प्रभावित होती है। तो सिर्फ इंसान ही नहीं, जीव जंतु पर भी ये प्रभाव पड़ता है, पौधों पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। सल्फर के ऑक्साइड प्रदूषण को कैसे बढ़ावा देता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को श्वास में ग्रहण करने से दमा, ब्रोंकाइटिस आदि बीमारियां होती हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम सांस द्वारा ले लेते हैं अंदर तो दमा, ब्रोंकाइटिस ये सब बीमारियां हो सकती है। यह गैस फेफड़ों को अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त भी कर सकता है, यानी फेफड़ा को खराब कर सकता है। सल्फर के ऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से मिलकर सल्फर के अम्लों का निर्माण करता है। यही सल्फर डाइऑक्साइड जाता है ऊपर और पानी जलवाष्प से मिल करके, यानी बारिश हो रहा है तो उस पानी से मिल करके का अम्ल बना देता है। यह अम्ल जब पृथ्वी पर गिरता है तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं, जिससे कि पेड़ पौधा, मिट्टी ये सब प्रदूषण हो रहा है और बड़े बड़ी इमारत, अच्छे अच्छे इमारत जो है वो भी प्रदूषित हो रहे हैं, वो भी खराब हो रहे हैं। लेड यानी सीसा से क्या नुकसान है। तो लेड, सीसा, पेट्रोल, डीजल, लेड बैटरियाँ बाल रंगने के उत्पादों में पाया जाता है। तो ये जो सीसा होता है, पेट्रोल, डीजल, लेड बैटरी, बाल रंगने वाला उत्पाद, ये सब पाया जाता है। यह कैंसर व पाचक संबंधी बीमारी उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। इसलिए इससे भी बचने की प्रयास करनी चाहिए। अब जल प्रदूषण में आते हैं, ये सब वायु प्रदूषण था। अब जल प्रदूषण क्या है। तो जल प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत ये बताना है। तो देखिए, जल में अवांछित जैविक या अजैविक पदार्थ के मिलने के कारण इनकी गुणवत्ता में गिरावट आने को जल प्रदूषण कहते हैं। यानी जैसा वायु में अगर कोई अवांछित पदार्थ, हानिकारक पदार्थ मिल गया था, वायु प्रदूषण, उसी तरह जल में कोई हानिकारक पदार्थ मिल गया, चाहे वो जैविक हो या अजैविक हो, तो उसको बोलेंगे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का स्रोत क्या है। तो सबसे बड़ा औद्योगिक अपशिष्ट, बड़े बड़े कारखानों से निकलने वाला कचरा सबको पानी में फेंक देना, नदी तालाब में। घरेलू वाहतमल और घर से जो नाला निकल रहा है उसको नदियों में बहा देना, है ना। और कृषि रसायन, कृषि में यूरिया, डीएपी का छिड़काव करना और अन्य कीटनाशक दवा का उपयोग करना, ये भी जल प्रदूषण का कारण है। वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारक है। तो वायु प्रदूषण के क्या क्या कारक है उसको देखिए। कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक। सुपोषण क्या है, इससे क्या हानियाँ है। तो जल स्रोतों में घुली ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आने की क्रिया को सुपोषण कहते हैं। तो जल में भी ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है तो उसको सुपोषण कहते हैं। इसका हानि क्या है। तो जलीय पौधे और प्राणी, माने जल में जो पौधा या प्राणी रहेगा उसमें ऑक्सीजन कम हो गया जल में, तो सांस लेने में तकलीफ होगा उसको, है ना। तो जल में घुली ऑक्सीजन की कमी तथा विषैली औद्योगिक वर्ज्य पदार्थों के प्रभाव से मछलियों की संख्या में भी कमी आ जाती है, जिससे हम भोजन के एक स्रोत से वंचित हो जाते हैं ना। तो पानी में रहने वाले जीव जंतु को इससे नुकसान पहुंच रहा है सुपोषण से, यानी पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से, ठीक है। आगे बढ़ें। जल प्रदूषण से क्या क्या खतरे हैं। तो जल प्रदूषण का खतरा देखिए। जल प्रदूषण से हैजा, अतिसार, टाइफाइड, हेपेटाइटिस जिसको पीलिया बोलते हैं या जॉन्डिस भी बोल सकते हैं, फ्लोरोसिस तथा अस्थियों की विकृति संबंधी अनेक रोग फैल सकते हैं। जल में विद्यमान अम्ल तथा क्षार सूक्ष्म जीवों का विनाश कर देते हैं, जिससे नदियों के जल की स्वतः शुद्धिकरण प्रक्रिया अवरुद्ध होती है। तो ये सब जल प्रदूषण का खतरा है। अब आएंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न उत्तर में, यानी कि 5 मार्क्स के लिए कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उन कारकों की व्याख्या करें जिनसे अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा का कारक देखिए। आगरा तथा इसके चारों ओर स्थित रबर प्रक्रम
स्वचालित वाहन, रसायन तथा विशेषकर मथुरा तेल परिष्करणी जैसे उद्योग सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। तो उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये गैसें जो है वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना देता है, जिससे क्या होता है, अम्लीय वर्षा, है ना। ये वर्षा तो अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाती है, इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और इसका क्या क्या प्रभाव है, इसका क्या क्या नुकसान है, तो इससे संगमरमर एवं पत्थर की बनी मूर्तियों एवं भवनों का क्षरण होता है, जैसे कि ताजमहल का हो रहा है। इससे मृदा का प्रदूषण होता है, जिससे फसलों एवं वनों का कुप्रभाव पड़ता है, फसल और वन में इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अम्ल वर्षा से मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अम्ल वर्षा जल स्रोतों को प्रदूषित करती है और अम्ल वर्षा पेड़ पौधों के साथ पत्तों को भी नष्ट कर देती है। ठीक। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण को कम करने का उपाय बताना है। ठीक है, तो जल प्रदूषण का कम करने का उपाय देखिए। प्रदूषित जल को उपचारित किए बिना जल स्रोतों में प्रवाहित करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। यानी कि जो डायरेक्ट प्रदूषित चीज़ों को जल को नदी उदी में बहा देते हो, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उपचारित करके उसको नदी में बहाना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक औद्योगिक इकाई के लिए जल उपचार संयंत्र लगाना अनिवार्य है। जितना भी औद्योगिक फैक्ट्री सब है, बड़ा बड़ा कारखाना सब है, उसमें जल उपचार संयंत्र यानी जल को साफ करने का मशीन लगानी चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर निष्ठापूर्वक जल की बचत तथा कम उपयोग, पुनः चक्रण एवं पुनः उपयोग के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर यानी हर इंसान को ये पालन करना चाहिए कि जल को कम उपयोग करे, जल का जहाँ तक हो सके बचत करे, उसका पुनः चक्रण करे, पुनः उपयोग करे। ठीक है, जल संरक्षण पद्धतियों को दैनिक जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। तो ये सब है जिससे कि जल प्रदूषण से कम किया जा सकता है इसको। वायु प्रदूषण को कम करने का क्या क्या उपाय है उसको बताना है। तो वायु प्रदूषण को कैसे नियंत्रण किया जाए या उसको कम कैसे किया जाए, तो वायु प्रदूषण कम करने का निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहले, घरेलू ईंधन के रूप में कोयला तथा लकड़ी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इसकी जगह गोबर गैस तथा एलपीजी गैस का उपयोग करना चाहिए, जिससे धुआं नहीं निकलता है। स्वचालित वाहनों में शीशा रहित तथा सल्फर रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। स्वचालित वाहनों के इंजन की नियमित देखभाल करनी चाहिए ताकि कम से कम प्रदूषण उत्सर्जित करें, है ना। मतलब सर्विसिंग कराते रहना चाहिए गाड़ी उड़ी का, ताकि प्रदूषण कम निकले, धुआं कम निकले। कारपूल का इस्तेमाल करना चाहिए। सार्वजनिक वाहनों का अधिकाधिक प्रयोग करना प्रदूषण को कम कर सकता है। सार्वजनिक वाहन यानी बस, टेम्पू, ये सब का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। अब घर में 10 आदमी तो 10 बाइक ले लिया और 10 बाइक चला रहे, तो 10 से धुआं निकल रहा है ना। तो सार्वजनिक चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। साइकिल, ई रिक्शा का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। और बृहद पैमाने में वृक्षारोपण, सबसे बड़ा है वृक्षारोपण, है ना। वृक्ष को बड़े से बड़े तादाद पर लगाना चाहिए। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत बड़े शोषक है ना, तो बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को ये खुद ब खुद सोख लेगा। कल कारखानों की चिमनियाँ की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए, इससे आसपास के स्थानों में प्रदूषक गैसों में कमी होती है। कल कारखानों को आबादी से दूर स्थापित करना चाहिए। जो भी कारखाना सब बना रहे तो उसको आबादी से दूर वीरान जगह में बनाना चाहिए। और पटाखों का बहिष्कार करना चाहिए, पटाखा का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब का उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। आवागमन में बाधा डालने वाली पार्किंग से बचना चाहिए। चौराहे के क्रॉसिंग लाल बत्ती में खड़े होने पर अपने वाहन का इंजन बंद कर देना चाहिए। अपने मित्रों व रिश्तेदारों को धूम्रपान से रोकना चाहिए। खुले में शौच करने से बचे। मलमूत्र के में कई तरह के सूक्ष्मजीव हो सकते हैं जो वायु को प्रदूषित कर सकते हैं, जैसे पोलियोग्रस्त बच्चे के मल में उपस्थित पोलियो वायरस हवा के द्वारा फैलता है ना। तो ये सब उपायों से हवा प्रदूषण, वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या है, यह कैसी होती है और कौन कौन से इसका दुष्परिणाम है। तो अम्ल वर्षा का पहले भी क्वेश्चन आया था, लेकिन 5 नंबर का है, इतना थोड़ा लंबा लिखना है। ठीक है, मतलब क्या है उसको भी लिखना है, कैसे होता है उसको भी लिखना है, और इसका क्या प्रभाव है उसको भी। तो वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में उपस्थित सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में उपस्थित जलवाष्प से प्रतिक्रिया करके क्रमशः गंधका अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल में का निर्माण करता है। ये अम्ल वर्षा जल के साथ मिल जाता है और जब धरती पर बरसता है मिल करके, तो इन्हीं को अम्ल वर्षा कहते हैं। तो ये अम्ल वर्षा कारण क्या है, तो अम्ल वर्षा का कारण नदी, इसका कारण से क्या हो रहा है, तो नदियों, तालाबों और झीलों का जल पीने योग्य नहीं रह जाता। जल में रहने वाले मछलियाँ, केकड़ों व अन्य जल वनस्पति पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। यह भूमि की उर्वरता को भी कम कर देता है। अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का संरक्षण हो रहा है।
संक्षरण हो रहा है, संचरण हो रहा है। इस घटना को संगमरमर का कैंसर भी कहते हैं। मथुरा स्थित तेल परिशोधक कारखाने से निकलने वाले कणों के कारण ताजमहल का रंग पीला हो जा रहा है। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पौधा घर प्रभाव किसे कहते हैं, यह कैसे उत्पन्न होता है। तो पौधा घर प्रभाव वायुमंडल में ताप शोधक गैसों जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि के बढ़ने से पृथ्वी के ताप का बढ़ना पौधा घर प्रभाव कहलाता है। पृथ्वी सूर्य के आने वाले विकिरणों का अवशोषण करके गर्म हो जाती है। सभी गर्म वस्तुओं की सतह पृथ्वी भी विकिरण उत्सर्जित करती है, लेकिन तापमान कम होने के कारण पृथ्वी अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती है। ये अवरक्त विकिरण वायुमंडल में उपस्थित CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC द्वारा प्रग्रहित कर ली जाती है। इस प्रकार ये विकिरण वायुमंडल में कैद होकर वायुमंडल का तापमान बढ़ा देती है। इस पूरी प्रक्रम को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा, वीडियो काम का लगा होगा तो लाइक और कमेंट करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट इसका चैप्टर पौधे एवं जंतु का संरक्षण, ये लास्ट है इसको लेकर के। उसके बाद फिर एग्जाम समय एक और वीडियो देंगे जिसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन एक ही वीडियो में रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ क्लास लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।